हेलो गाइस, आई एम रिकी एंड योर मोस्ट वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल निर्मला निर्वाण क्लासेस। हम लोग केमिस्ट्री देख रहे हैं और केमिस्ट्री में जो टॉपिक चल रहा है वो है रासायनिक बंधन अर्थात केमिकल बॉन्डिंग। तो आज हम लोग समझेंगे कि केमिकल बॉन्डिंग क्या है या केमिकल बॉन्डिंग किसे कहते हैं। और आप जानते हैं कि इसके पहले जो चैप्टर था रेडियो सक्रियता, रेडियो एक्टिविटी, वो एंड हो चुका है और आज जो है फिजिकल केमिस्ट्री का आपका नया चैप्टर रासायनिक बंधन जो केमिकल बॉन्डिंग चालू हो रहा है। और साथ ही इस चैप्टर में केमिकल बॉन्डिंग में बहुत सारे टॉपिक हैं। जैसा कि आप जानते हैं हम आपके सामने किसी भी सब्जेक्ट जो हम पढ़ाते हैं उसका एक एक टॉपिक लेकर के आपके सामने उपस्थित होते हैं। तो आज से जो है रासायनिक बंधन केमिकल बॉन्डिंग का टॉपिक आपके सामने आता जाएगा और जो केमिकल बॉन्डिंग से संबंधित जो चीज़ें हैं वो आपको मिलते चले जाएंगे। तो सबसे पहला जो रासायनिक बंधन क्या है या केमिकल बॉन्डिंग किसे कहते हैं, इसको हम लोग समझते हैं इस डिफिनेशन से, है ना। किसी अणु में, अणु आप मॉलिक्यूल जानते हैं, किसी अणु में उपस्थित अवयवी, है ना, अवयवी परमाणुओं को, किसी अणु में उपस्थित अवयवी परमाणु, अवयवी का मतलब क्या होता है, घटक, कंपोनेंट, या कह सकते हैं जिससे मिलकर कोई चीज पूरा होता हो वह उसका अवयव कहलाता है ना। तो यहां पर जो है किसी अणु में उपस्थित अवयवी परमाणुओं को, अवयवी परमाणु मतलब कि जो अणु हुआ वह जिस परमाणु से मिलकर बना है। अवयवी का मतलब हुआ कि कोई चीज जो कंस्ट्रक्ट हुआ है तो उसमें जितने चीज शामिल हुए हैं उस चीज को बनाने में वो सभी उनके अवयव कहलाएंगे। जैसे मान लीजिए हम मानव शरीर की बात करें तो इस शरीर के अवयव में कौन कौन आएंगे, जिन जिन चीजों से ये शरीर बना है वो इनके अवयव होंगे। तो यहाँ पर किसी अणु में उपस्थित अवयवी परमाणु मतलब वह अणु जिस परमाणुओं से मिलकर बना है या जिन जिन चीजों से मिलकर वह अणु बना है ना, वह उसके अवयव कहलाएंगे। तो किसी अणु में उपस्थित अवयवी परमाणुओं को, अवयवी परमाणुओं को परस्पर बांधकर, उनके सभी अवयवी परमाणुओं को जिससे कि वह अणु बना है ना, जिससे वह अणु बना है, उन सभी परमाणुओं को, उन सभी अवयवी परमाणुओं को परस्पर बांधकर अणु को विशेष ज्यामितीय, अणु को विशेष ज्यामितीय स्पेशल शेप है जो ज्योमेट्रिकल शेप है ना, परस्पर बांधकर अणु को विशेष ज्यामितीय आकार में, है ना, विशेष ज्यामितीय आकार में रखने वाले बल को, अब वह रखने वाले बल को रासायनिक बंधन कहते हैं। मतलब कि किसी अणु में उपस्थित अवयवी परमाणु को परस्पर बांधकर, जो अवयवी परमाणु है उसको परस्पर क्या है, बांधकर, म्यूचुअली जो है उसको बॉन्डिंग करके, है ना, परस्पर अवयवी परमाणुओं को परस्पर बांधकर अणु को विशेष ज्यामितीय आकृति में रखने वाले बल को, वह जिस बल से वह एक विशेष ज्यामितीय आकृति में बंधा होता है उसको हम लोग रासायनिक बंधन कहते हैं, है ना। बात किया जा रहा है एक अणु का और उस अणु में उपस्थित जो अवयवी परमाणु है उसको बांध कर रखने वाले बल का। एक तो मॉलिक्यूल हुआ और जो मॉलिक्यूल बना है वो बहुत सारे अवयवी परमाणु से मिलकर बना है। तो उन अवयवी परमाणुओं के बीच जो बंधन है और वह बंधन जो है एक बल के रूप में है, और जब वह बंधन बनता है तो वह एक ज्योमेट्रिकल शेप लेता है, एक ज्यामितीय आकार में बंधा रहता है, और जिस बल के द्वारा उस अवयवी परमाणु को बांध कर रखा जाता है वही बल आपका क्या कहलाता है, रासायनिक बंधन कहलाता है। तो किसी अणु में उपस्थित अवयवी परमाणुओं को परस्पर बांधकर अणु को विशेष ज्यामितीय आकृति में, जो अणु है उसको विशेष ज्यामितीय आकृति में रखने वाले बल को रासायनिक बंधन कहते हैं। तो यहाँ पर आपका केमिकल बॉन्डिंग क्या है ये बात आपको समझ में आ गया होगा कि कोई भी जो अणु है उसके अवयवी परमाणुओं को बांधकर या एक बल के द्वारा उसको एक कड़ी में बांधकर और एक ज्यामितीय शेप, ज्यामितीय आकृति में बांध कर रखने वाले बल को हम लोग क्या बोल रहे हैं, रासायनिक बंधन या केमिकल बॉन्डिंग बोल रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अक्रिय गैसों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, जो अक्रिय गैस है ना, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ इनर्ट गैस। इनर्ट गैस का मतलब समझ रहे हैं आप, अक्रिय गैस, है ना। तो अक्रिय गैसों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ इनर्ट गैस, इसमें आपको इनर्ट गैस का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो कैसा होता है, यहां से आपका स्टार्टिंग है। तो क्या है, प्रकृति में पाए जाने वाले अक्रिय गैस, है ना, इनर्ट गैस, प्रकृति में पाए जाने वाले अक्रिय गैस की संख्या कितनी है, 6 है। अगर आपसे पूछा जाए कि अक्रिय गैसों की संख्या प्रकृति में कितना है ना, इनर्ट गैस की संख्या कितनी है, तो वह 6 है। और वह अक्रिय गैस कौन कौन है, ये सभी जो है अक्रिय गैस हैं जो प्रकृति में आपके अक्रिय गैस के रूप में जाना जाता है, इनर्ट गैसेस के रूप में जाने जाते हैं। पहला है हीलियम। हीलियम जो है, हीलियम यह आपका अक्रिय गैस है। नियान भी अक्रिय गैस है। ऑर्गन, है ना, ऑर्गन अक्रिय गैस है। क्रिप्टन भी अक्रिय गैस है। जेनान भी, XE जेनान भी अक्रिय गैस है और रेडान भी अक्रिय गैस है।
तो प्रकृति में पाए जाने वाले ये 6 ऐसी गैसें हैं जो क्या है, अक्रिय गैस है। अक्रिय गैस है ना, इनर्ट गैस है। कौन कौन? हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन और रेडॉन। यह जो है आपका अक्रिय गैस है। अब इसका कॉन्फ़िगरेशन है ना, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ इनर्ट गैसेस, जो अक्रिय गैसेस हैं, जो अक्रिय गैस हैं उसके कॉन्फ़िगरेशन को देखिए, है ना। हीलियम को छोड़कर सभी अक्रिय गैसों के परमाणु की बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर हम अक्रिय गैस की बात करें तो अक्रिय गैस या इनर्ट गैस ऐसी गैसें होती है जब इसका आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो इसके बाह्यतम कक्षा में जो है इलेक्ट्रॉन फुलफिल होते हैं। मतलब कि यह नियम है कि कोई भी एलिमेंट है तो जब भी उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा जाए और उसके बाह्यतम कक्षा में जो उसके लिखने का रूल है उसके अनुसार लिखा जाए और उसके बाह्यतम कक्षा में अगर 8 इलेक्ट्रॉन पूरा हो तो वह इनर्ट गैस हो जाएगा। वह इनर्ट गैस ही होता है, वह अक्रिय गैस ही होता है। तो इस सिद्धांत के अनुसार अगर आप देखिएगा तो यहाँ पर हीलियम को छोड़ करके बाकी नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन और रेडॉन, इन सभी का जो है, इन सभी के बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हैं, लेकिन सिर्फ एकमात्र हीलियम है जिसके बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है। हीलियम के बाह्यतम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है ना, हीलियम के बाह्यतम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है। बाकी जितने भी अक्रिय गैस हैं सबकी बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन है। तो हीलियम को छोड़कर सभी अक्रिय गैस के परमाणुओं की बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। परमाणु की बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉनों का समूह सर्वाधिक अस्थायी होता है, स्टेबल होता है ना। क्या बोला? परमाणु की बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन का समूह जो होता है, 8 इलेक्ट्रॉनों का जो समूह होता है वह सर्वाधिक अस्थायी होता है। जिसके बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन है वह ज़्यादा स्टेबल होता है, सर्वाधिक अस्थायी होता है। 8 इलेक्ट्रॉनों के समूह को अष्टक, है ना, ऑक्टेट कहते हैं। जो 8 इलेक्ट्रॉनों का समूह है उसको क्या बोलते हैं, है ना, अष्टक। हिंदी में अष्टक या इंग्लिश में ऑक्टेट बोलते हैं। तो इलेक्ट्रॉनों के समूह को अष्टक, 8 इलेक्ट्रॉनों के समूह को अष्टक या ऑक्टेट, है ना, ऑक्टेट कहते हैं। तो अष्टक या ऑक्टेट क्या होता है? जिस भी एलिमेंट या गैस का जो बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा हो जाए तो हम बोलते हैं कि उसका अष्टक पूरा हो चुका है या उसका ऑक्टेट जो है वो पूरा हो चुका है। यह चूंकि इनर्ट गैस का जो है, ये आप समझ सकते हैं कि इनर्ट गैस का ये लक्षण है कि उसके बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं और वह काफ़ी अस्थायी होते हैं। तो यहाँ पर परमाणु की बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन का समूह सर्वाधिक अस्थायी होता है। जिसमें 8 इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कक्षा में होगा वह सर्वाधिक अस्थायी होगा। 8 इलेक्ट्रॉनों के समूह को अष्टक या ऑक्टेट कहते हैं। ठीक है, अब देखिए इसको समझिएगा। इस प्रकार परमाणु की बाह्यतम कक्षा में, है ना, इस प्रकार परमाणु की बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या 8 हो जाने से परमाणु अस्थायी बन जाता है। परमाणु क्या बन गया? अस्थायी बन गया। इसको देखिएगा इस प्रकार, है ना, यहाँ से इस प्रकार परमाणु की बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 हो जाने से परमाणु अस्थायी बन जाती है। एटम क्या बन जाती है? परमाणु अस्थायी बन जाता है। मतलब कि अगर 8 इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कक्षा में पूरी हो गया तो वह परमाणु क्या है? अस्थायी है, स्टेबल है। ठीक है, बन जाता है। या अब इसी को दूसरा भाषा में देखिए, या यहां समझिएगा, या परमाणु की बाह्यतम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉनों के हो जाने से भी परमाणु तभी अस्थायी बनता है। यहां पर रुकते हैं हम। यहां पर आपने देखा कि परमाणु की बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या 8 हो जाने से परमाणु अस्थायी हो जाता है, परमाणु स्टेबल हो जाता है। या फिर अब देखिए यहां क्या बोल रहा है, अगर 8 में स्टेबल होता है और 8 में अस्थायी होता है तो हीलियम में तो 2 ही है, लेकिन फिर भी हीलियम अस्थायी क्यों है? यहाँ अगर ये सवाल भी देखिएगा इस दृष्टिकोण से भी तो यह देखना भी गलत नहीं होगा, जबकि हीलियम भी अस्थायी है। यह जो अक्रिय गैस है यह अस्थायी है, तो इसमें हीलियम का भी नाम आ रहा है। इसका मतलब हीलियम के बाह्यतम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है और 2 इलेक्ट्रॉन पर भी वह अस्थायी है। इसका मतलब हीलियम भी अस्थायी है, और इसका मतलब कि किसी भी एलिमेंट के अगर बाह्यतम कक्षा में भी 2 इलेक्ट्रॉन है तो वह भी अस्थायी हो सकता है। तो अब यहाँ पर 2 नियम हो गया कि किसी एलिमेंट के बाह्यतम कक्षा में अगर 8 इलेक्ट्रॉन है तो भी वह अस्थायी होगा, किसी एलिमेंट के बाह्यतम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है तो भी वह अस्थायी होगा। लेकिन उसमें एक शर्त है कि जो 2 इलेक्ट्रॉन है वह उसके पहली कक्षा में होना चाहिए। जो पहली कक्षा के है उसमें अगर 2 इलेक्ट्रॉन है तब वह अस्थायी हो जाएगा, जो कि हीलियम में है। हीलियम की पहली कक्षा जो के से आरंभ होती है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन हैं, इसलिए हीलियम अस्थायी है। और अगर हीलियम जैसा कोई भी एलिमेंट मिलता है जिसके पहली कक्षा बाह्यतम कक्षा के में 2 इलेक्ट्रॉन हो तो वह भी अस्थायी होगा।
लेकिन पहले देख लीजिए, है ना। ये बात तो सीधा हो गया कि इस प्रकार परमाणु की बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या 8 हो जाने से परमाणु अस्थायी बन जाता है। 8 हो गया बाह्यतम कक्षा में तो परमाणु अस्थायी बन जाता है। या परमाणु की बाह्यतम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉनों के हो जाने पर भी परमाणु तभी अस्थायी बनता है। मतलब 2 इलेक्ट्रॉन हो जाने पर, बाह्यतम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन हो जाने पर भी परमाणु अस्थायी बनता है। लेकिन कब बनता है? तभी अस्थायी बनता है जब बाह्यतम कक्षा परमाणु का पहला सेल के सेल, बाह्यतम कक्षा परमाणु का पहला सेल के सेल हो और उसी में 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, के सेल हो, और उसके बाद परमाणु में कोई अन्य सेल उपस्थित न हो। मतलब कि ये बात जो है कि किसी भी एलिमेंट के बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होगा तो वह अस्थायी होगा। लेकिन अगर उसके अलावा किसी भी एलिमेंट के बाह्यतम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन हो तो भी वह अस्थायी होगा। 2 इलेक्ट्रॉन वाला भी अस्थायी होगा, लेकिन कब? जब उसका जो पहला कक्षा के है वही पहला कक्षा भी हो और वही अंतिम कक्षा भी हो, उसके बाद कोई कक्षा नहीं हो। अगर ऐसा कोई एलिमेंट धरती पर है, कोई गैस ऐसा है या कोई भी तत्व ऐसा है जिसका की बाह्यतम कक्षा ही पहला कक्षा है और उसमें के वाले कक्षा में ही 2 इलेक्ट्रॉन है, और अगर ऐसा है तो वह भी अस्थायी होगा। इसलिए हीलियम भी अस्थायी है। अब उदाहरण के लिए आप समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए यह जो है यह कोई एटम है, एटम का ये कोई नाभिक है ना, ये कोई नाभिक है किसी भी परमाणु का। अब आप देखिएगा इस नाभिक के चारों ओर जो है इसे कक्षाएं बनी होती है ना, ऐसे कक्षाएं बनी होती है। तो पहली कक्षा जो यहाँ बना इसका नाम होता है के एल, ऐसे बनते जाएगा एम, इस तरह जो है के एल एम, इस तरह की कक्षाएं जो है के एल एम, इस तरह से कक्षाएं बनती जाएगी। तो इसमें जो पहली कक्षा हुई वो कौन सी हुई? तो यहाँ के, यह जो पहली कक्षा के हुई, तो इस अगर कोई भी एलिमेंट अस्थायी होगा अगर के में ही 2 इलेक्ट्रॉन हो, के में मान लीजिए 2 इलेक्ट्रॉन है और इसके बाद बाकी कोई कक्षा नहीं होना चाहिए। अगर इसके बाद कोई कक्षा है, जैसे एल यहाँ पर कक्षा है और इसमें 1 इलेक्ट्रॉन हो गया तो यह अस्थायी नहीं होगा। लेकिन अगर के में ही 2 इलेक्ट्रॉन है, इसके बाद कोई कक्षा, ये एल और एम इस तरह की कोई कक्षाएं नहीं बनी हुई है, सिर्फ एक कक्षा है के, पहली कक्षा, और यही इसकी अंतिम कक्षा और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, तो यह स्टेबल होगा। यह क्या होगा? यह स्टेबल होगा। और हीलियम इसका जो है जीता जागता उदाहरण है। कौन? हीलियम। तो इस तरह से जो है आप समझ सकते हैं। वही बात बोला कि इस प्रकार परमाणु की बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 हो जाने से परमाणु अस्थायी बन जाता है। ठीक है। या परमाणु की बाह्यतम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन के हो जाने से भी परमाणु तभी अस्थायी बनता है जब वह बाह्यतम कक्षा परमाणु का पहला सेल के हो और उसके बाद परमाणु में कोई अन्य सेल उपस्थित नहीं हो। यह जो के सेल बन गया, के कक्षा बन गया, इसके बाद अगर एल कक्षा बनाएंगे तो ये मौजूद नहीं होना चाहिए। सिर्फ पहले कक्षा में ही अगर 2 इलेक्ट्रॉन हो गया और बाकी कोई कक्षा नहीं बना, 2 कंडीशन, पहले कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन हो और बाकी कोई कक्षा नहीं बनती है, तब फिर जो है वह आपका स्टेबल हो जाएगा। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण हीलियम है। इसलिए इन 8 अक्रिय गैसों में हीलियम का भी नाम है, क्योंकि इसके बाह्यतम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है और इसका जो पहली कक्षा के है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन है। एक कंडीशन यहाँ पूरा हो गया कि बाह्यतम कक्षा जो होनी चाहिए, या सॉरी जो पहली कक्षा होनी चाहिए उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए और पहली कक्षा के बाद कोई भी कक्षाएं नहीं होनी चाहिए। और हीलियम में ऐसा नहीं है। ये हीलियम का ही नाभिक है जिसमें कि बाह्यतम कक्षा में जो यहाँ पहली कक्षा के हुई, इसी में 2 इलेक्ट्रॉन है और इसके बाद इसमें कोई भी कक्षा उपस्थित नहीं है। यही कंडीशन था कि बाह्यतम कक्षा परमाणु का पहला सेल के हो और उसके बाद परमाणु में कोई अन्य सेल उपस्थित ही ना हो, उपस्थित होना ही नहीं चाहिए, तब फिर वह स्टेबल होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अक्रिय गैसों के परमाणु की बाह्यतम कक्षा। जो अक्रिय गैसें हैं, अक्रिय गैसों के परमाणु की बाह्यतम कक्षा में बाहर से किसी इलेक्ट्रॉन को प्रविष्ट कराना या उसमें से किसी इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना, हाँ, निकाल देना संभव नहीं है। ये बात तो सही है कि किसी भी अक्रिय गैस, अब मान लीजिए कोई भी अक्रिय गैस या कोई भी गैस का है जिसमें कि ऑक्टेट फुलफिल जो स्टेबल है, उसमें एक इलेक्ट्रॉन बाहर से डाल देना या उसमें से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल लेना, ये पॉसिबल नहीं है। इसी बात को कहा जा रहा है कि अक्रिय गैस के परमाणु की बाह्यतम कक्षा में, अक्रिय गैसों के परमाणु की बाह्यतम कक्षा में
बाहर से, एक्सटर्नली बाहर से किसी इलेक्ट्रॉन को प्रविष्ट कराना या उसमें से किसी इलेक्ट्रॉन को, है ना, बाहर निकाल देना संभव नहीं है। किसी भी अक्रिय गैस के बाह्यतम कक्षा में आप न तो बाहर से इलेक्ट्रॉन को उसमें पुट डाल सकते हैं और ना तो बाहर से उसमें इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल सकते हैं। किसी भी अक्रिय गैस के बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन को आप बाहर से नहीं डाल सकते हैं और ना ही इलेक्ट्रॉन को बाहर से निकाल सकते हैं, क्योंकि वह क्या है, अस्थायी है। तो ये याद रखिएगा, अक्रिय गैस के परमाणु की बाह्यतम कक्षा में बाहर से किसी इलेक्ट्रॉन को प्रविष्ट करना, है ना, इलेक्ट्रॉन को प्रविष्ट करना या उसमें से किसी इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देना संभव नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी कारण अक्रिय गैसों के परमाणुओं की बाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं ले सकते। यही कारण है कि रासायनिक अभिक्रिया में जो है अक्रिय गैस के परमाणु की बाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं ले सकते। देखिए, अब अक्रिय गैस का, किसी भी अक्रिय गैस का, जैसे मान लीजिए यह जो है अक्रिय गैस है, तो सॉरी, इसको बड़ा थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं। जैसे मान लीजिए कोई भी अक्रिय गैस होगा और जब अक्रिय गैस के बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन फुलफिल होगा, है ना, जैसे मान लीजिए यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन जो है फुलफिल है, तो यह जिसमें 8 इलेक्ट्रॉन फुलफिल हो गया वह अस्थायी हो गया, वह ना तो इलेक्ट्रॉन को देगा और ना इलेक्ट्रॉन को लेगा। तो ऐसे हालात में कोई भी रासायनिक बंधन या कोई भी जो है रासायनिक अभिक्रिया संभव नहीं है, क्योंकि रासायनिक अभिक्रिया तभी संभव है जब इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान हो सके, है ना, इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान हो सके। लेकिन जो इतना अस्थायी है कि ना तो इलेक्ट्रॉन देना पसंद कर रहा है और ना इलेक्ट्रॉन लेना पसंद कर रहा है, तो ऐसे हालात में रासायनिक अभिक्रिया संभव नहीं है। इसी चीज को लिखा कि इसी कारण, है ना, इसी कारण अक्रिय गैसों के परमाणुओं की बाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं ले सकते, क्योंकि अक्रिय गैस में ऑक्टेट पूरा है, उसको ना कुछ चाहिए और ना कुछ वह देगा। तो दोनों ही कंडीशन में वह स्टेबल है, इसलिए क्या होगा, इसमें कोई भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेगा, है ना, इसके परमाणु। इसी कारण अक्रिय गैस के परमाणुओं की बाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं ले सकते, क्योंकि वह जो है इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान करेगा ही नहीं। अतः इन गैसों के परमाणु मुक्त अवस्था में रहते हैं, इसलिए इन गैस का परमाणु क्या होता है, मुक्त अवस्था में, एकदम फ्रीडम स्टेट, एकदम फ्री रहता है, मुक्त अवस्था में रहते हैं। इनके परमाणु और अणु एक समान होते हैं, इसका परमाणु भी और अणु भी एक समान होते हैं, अर्थात अक्रिय गैसों के अणु एक परमाणुक होते हैं, अर्थात मोनो एटॉमिक होते हैं। एक परमाणु मतलब क्या हो गया, मोनो एटॉमिक, एक परमाणुक होते हैं। समझिएगा इसको क्या बोला कि इन गैसों के परमाणु मुक्त अवस्था में, ये अक्रिय गैस की बात कर रहा है कि अक्रिय गैस के परमाणु जो होते हैं वह मुक्त अवस्था में रहते हैं, और इनके मतलब किनके, अक्रिय गैस के परमाणु और अणु, अक्रिय गैस का जो परमाणु है और जो अक्रिय गैस का अणु है, अक्रिय गैस के परमाणु और अणु एक समान होते हैं, जैसा परमाणु है वैसा ही अणु है, दोनों जो है एक समान होते हैं। अक्रिय गैस के परमाणु भी और अक्रिय गैस के अणु भी एक समान होते हैं, अर्थात अक्रिय गैस के अणु क्या होते हैं, एक परमाणु, अर्थात अक्रिय गैस के अणु एक परमाणु होते हैं। एक परमाणु को अंग्रेजी में मोनो एटॉमिक कहते हैं, मोनो एटॉमिक। तो यहाँ से भी एक ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनता है आपका कि अक्रिय गैस के, है ना, अक्रिय गैस के जो अणु होते हैं, अक्रिय गैस के अणु क्या होते हैं, एक परमाणु होते हैं, अर्थात मोनो एटॉमिक होते हैं। जो अक्रिय गैस के अणु होते हैं, अक्रिय गैस के जो मॉलिक्यूल होते हैं वह क्या होते हैं, मोनो एटॉमिक होते हैं, अर्थात एक परमाणु होते हैं। और एक परमाणु क्यों होता है, क्योंकि अक्रिय गैस के परमाणु और अणु समान होते हैं, अक्रिय गैस के परमाणु और अणु एक समान होते हैं, अक्रिय गैस के परमाणु और अणु एक समान होते हैं, इसलिए अक्रिय गैस के जो अणु होते हैं वह एक परमाणु अर्थात मोनो एटॉमिक होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अक्रिय गैसों को छोड़कर, अक्रिय गैस को छोड़कर अन्य जितने भी तत्व हैं, अक्रिय गैस को छोड़कर अन्य जितने भी तत्व हैं उनके परमाणु की बाह्यतम कक्षा अस्थायी होती है। अब अगर अक्रिय गैस को छोड़ दें तो अक्रिय गैस को छोड़ करके जितने भी तत्व हैं, जितने भी एलिमेंट हैं, उनके परमाणु की बाह्यतम कक्षा अस्थायी होती है। उसके परमाणु की बाह्यतम कक्षा अस्थायी होती है का क्या मतलब हुआ कि अक्रिय गैस को छोड़कर जितने भी तत्व हैं उसके बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, 8 से कम होता है ना। यही रीजन है कि जब 8 से कम इलेक्ट्रॉन होगा तो वह या तो इलेक्ट्रॉन देगा या फिर इलेक्ट्रॉन लेगा। यह जो लेन देन की क्रिया होगी तो इससे क्या होगा, आपस में जब इलेक्ट्रॉन का इंटरचेंज होगा तो वहां पर रासायनिक अभिक्रिया पॉसिबल होगी।
यही कारण है कि अक्रिय गैस को छोड़ करके दुनिया में जितने भी अन्य तत्व हैं उसमें रासायनिक अभिक्रिया संभव है, उसमें रासायनिक अभिक्रिया होती है, लेकिन अक्रिय गैस में नहीं होती है, क्योंकि इसका जो ऑक्टेट रूल है वह पूर्ण हो चुका होता है अक्रिय गैस का, और इसका इलेक्ट्रॉन जो है किसी में भी साझेदारी नहीं करता है, ना इलेक्ट्रॉन देने में ना इलेक्ट्रॉन लेने में। लेकिन बाकी तत्व जो अक्रिय गैस को छोड़कर हैं उसके इलेक्ट्रॉन जो है वो इलेक्ट्रॉन को देता भी है, डोनेट भी करता है और गेन भी करता है। इसी बात को लिखा कि अक्रिय गैस को छोड़कर अन्य जितने भी तत्व हैं उनके परमाणु की बाह्यतम कक्षा अस्थायी होती है। अस्थायी क्यों होती है? क्योंकि वह ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं कर रहा है। वहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन अगर बाह्यतम कक्षा में पूर्ण हो जाता तो वह भी जो है शांत हो जाता, लेकिन वहाँ पर क्या है, वह अस्थायी है क्योंकि वह ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं कर रहा है। और जो अक्रिय गैस है यह ऑक्टेट रूल को फॉलो करता है, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कक्षा में पूरा हो जाता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन को देता भी नहीं है, इलेक्ट्रॉन को लेता भी नहीं है। लेकिन अन्य तत्वों के साथ ऐसी बात नहीं है। अक्रिय गैस को छोड़कर अन्य जितने भी तत्व हैं उनके परमाणु की बाह्यतम कक्षा अस्थायी होती है, क्योंकि उनमें है ना, क्योंकि उनमें 8 से कम इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या है? 8 से कम। अब 8 से कम इलेक्ट्रॉन होगा तो वह इलेक्ट्रॉन या तो ग्रहण करेगा, तो जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो रासायनिक बंधन बनेगा, तो रासायनिक अभिक्रिया होगी। यही बात बोला कि अक्रिय गैसों को छोड़कर अन्य जितने भी तत्व हैं उनके परमाणु की बाह्यतम कक्षा अस्थायी होती है, क्योंकि उनमें 8 से कम इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8 से कम इलेक्ट्रॉन होते हैं, है ना। वे अपनी बाह्यतम कक्षा में अपने निकटतम अक्रिय गैस की भांति इलेक्ट्रॉन प्राप्त कर लेने की प्रवृत्ति रखते हैं। वो क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन प्राप्त कर लेने की प्रवृत्ति रखते हैं ताकि वे अस्थायी बन जाएं, ताकि वो क्या हो जाएं? अस्थायी बन जाएं। इसी कारण है ना, इसी कारण तत्वों के बीच रासायनिक संयोग होता है, और चूंकि वह चाहता है कि हम अस्थायी बन जाएं, है ना, और यह अस्थायी बनने के क्रम में क्या होता है ना, इसी कारण जो है तत्वों के बीच रासायनिक संयोग होता है। इसलिए तत्व में क्या होता है? रासायनिक संयोग होता है। अगर वह अस्थायी बन जाता है तो फिर यह जो है रासायनिक संयोग नहीं बनेगा। उदाहरण के लिए अक्रिय गैस, यह जो अपने में फुलफिल है तो यह रासायनिक अभिक्रिया नहीं करता है, लेकिन जितने भी तत्व हैं वह जो है उसके बाह्यतम कक्षा में 8 से कम इलेक्ट्रॉन होते हैं, और वह जो है जो 8 से कम इलेक्ट्रॉन वाले हैं वो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना चाहते हैं या इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना चाहते हैं, उसमें नियम है, तो वह जो है इसलिए क्या होता है, वो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। इसलिए साफ साफ लिखा कि वे अपनी बाह्यतम कक्षा में अपने निकटतम अक्रिय गैस की भांति इलेक्ट्रॉन प्राप्त कर लेने की प्रवृत्ति रखते हैं। निकटतम अक्रिय गैस जो भी है उसका, जैसे मान लीजिए हम बात करते हैं कि यहाँ नियॉन है ना, या ऑर्गन है 18 पर, तो इसके करीब में 17 में कौन है? क्लोरीन है। तो क्लोरीन जो है वह आर्गन जैसा होने की चेष्टा करेगा, और क्लोरीन के बाह्यतम कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो वह एक इलेक्ट्रॉन को और गैन करके वह जो है ऑर्गन वाला स्टेट में आना चाहेगा, अपने करीबी अक्रिय गैस के पास जाना चाहेगा। वही बात बोला कि निकटतम अक्रिय गैस की भांति इलेक्ट्रॉन प्राप्त कर लेने की प्रवृत्ति रखते हैं ताकि वे अस्थायी बन जाएं। इसी कारण तत्वों के बीच रासायनिक संयोग होता है, और इसलिए तत्वों के बीच में क्या होता है? रासायनिक संयोग होता है। अभी जरा सा हम लोग इसको देख लेते हैं, जो जैसे उदाहरण के लिए हम मान लें, थोड़ा सा हम इसको मिटाते हैं, जैसे है मान लीजिए फॉर एग्जांपल हम बात कर लें जैसे ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन का जो एटॉमिक नंबर है वो 8 होता है। इसमें इलेक्ट्रॉन को जब रखिएगा तो पहला कक्षा में कितना होगा? 2 इलेक्ट्रॉन, फिर जो है दूसरा कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन, तो 2 और 6 कितना हो गया? 8 हो गया। अब यहाँ पर जो 6 इलेक्ट्रॉन है यह अब चाहेगा कि जो ऑक्सीजन यहाँ से इसका जो है जिसमें 6 इलेक्ट्रॉन है, ये चाहेगा कि हम 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लें। यह जो है 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना चाहेगा, तो यह चूंकि बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं होने के कारण जो है या तो इलेक्ट्रॉन देना पसंद करेगा या फिर इलेक्ट्रॉन लेना पसंद करेगा। अब जैसे मान लीजिए हम बात करते हैं फ्लोरीन का, ये फ्लोरीन है, इसका 9 होता है। जब इसको आप सजाइएगा तो यहाँ 2 और 7 है ना, यहाँ 2 और 7, यहाँ भी देखिए ऑक्टेट पूरा नहीं है, इसको भी 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, सॉरी 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, मतलब यहाँ -3 होगा, +3 का मतलब हुआ कि 1 इलेक्ट्रॉन देना। यह जो है एक इलेक्ट्रॉन गैन करना चाहेगा, तो जैसे ही 1 इलेक्ट्रॉन गैन करेगा तो यह अस्थायी हो जाएगा। ऑक्सीजन भी अगर 2 इलेक्ट्रॉन को गैन करेगा तो वह अस्थायी हो जाएगा। इस तरह से होता है। अब मान लीजिए इसमें अगर दी इलेक्ट्रॉन, जैसे मान लीजिए एक उदाहरण के लिए हम बात करते हैं जैसे सोडियम की, है ना, सोडियम कितना है? 11 पर है, सोडियम 11 है। जब इसको आप रखिएगा बाह्यतम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा, फिर जो है आपका 8 रहेगा, 8 2 10, और इसके बाद जो है 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ एडजस्ट कर दीजिए, 10 1 11 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो यहाँ पर जो बाह्यतम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है
यह बाकी 7 को गेन करने की अपेक्षा एक इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, डोनेट कर देगा, है ना, एक इलेक्ट्रॉन का दान कर देगा, डोनेट करेगा तो प्लस यह एक इलेक्ट्रॉन को जो है डोनेट कर देगा और यहाँ क्या हो जाएगा, यह स्टेबल हो जाएगा 2 8। इस तरह से अब इसमें यह देखा जाता है कि जैसे मान लीजिए कि एक उदाहरण के लिए क्लोरीन को देख लेते हैं। क्लोरीन का कितना है 17, इसको आप रखिएगा 2 8 10 7 17, यहाँ पर 8 2 10 7 17 हो गया, क्लोरीन का 17 एटॉमिक नंबर है। तो इसके अनुसार यह जो 7 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर इसके पास है, यह क्या चाहेगा कि हम एक इलेक्ट्रॉन को, बाह्यतम कक्षा में जो 7 था, यह चाहेगा कि हम एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर लें, है ना, 1 इलेक्ट्रॉन को ये गेन करना चाहेगा। और जिसके साथ भी ये संयोग करेगा, जैसे मान लीजिए यहाँ हाइड्रोजन है, इस पर प्लस ये इसका एक इलेक्ट्रॉन इसका साझा करके ये HCl बना लेगा, तो यहाँ पर रासायनिक संयोग हो गया। तो जिसमें कि बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन का कमी होगा, तो वह जो है किसी के साथ संयोग करेगा अस्थाई होने के लिए। लेकिन जिसके बाह्यतम कक्षा में ही 8 इलेक्ट्रॉन है, वह कुछ नहीं करेगा, वह किसी के साथ कोई अभिक्रिया नहीं करेगा। ये कुछ न कुछ दर्शन से मिलता जुलता है। जो इनलाइटमेंट है, जो पूर्णत्व है, जो आदमी पूरी तरह से आत्मज्ञान से प्रेरित है, जो पूरी तरह से ज्ञान जिसको सच में है, वह स्टेबल हो जाता है, वह अस्थाई होता है। उसको खुशी गम से कोई मतलब ही नहीं होता है। वो जो है एक तरह से आप देखिए किस तरह प्रकृति ने डिफाइन किया है, वह जो है स्थिर, उसमें कोई भोग वासना विलास नहीं होती। लेकिन जो आदमी जिसमें कि अभी पूर्णत्व नहीं है, जिसके पास की अखंड ज्ञान की कमी है, उसमें आप देखिएगा कि वह जो है कुछ न कुछ भौतिक चीज़ों को अचीव करना चाहता है, कुछ न कुछ जो सांसारिक भोग विलास है उसको पकड़ना चाहता है। उसको लग रहा है कि अगर ये चीज़ मिल जाएगा तो फिर हम पूरी तरह से जो है पूर्णत्व ग्रहण कर लेंगे। और यह वह पकड़ते पकड़ते पूरा ज़िंदगी पकड़ते रह जाता है, लेकिन जो है उसको कुछ हासिल नहीं होती। ये ठीक ऐसा ही है। अगर आप यहाँ पर अस्थाई जो आप अक्रिय गैस है इसकी बात करें, तो इसके बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन है, मतलब कि इसको आत्मज्ञान हो चुका है, ये समझ गया है कि दुनिया क्या है, और इसके पास ज्ञान नाम की एक तलवार है जो कि इस भोग वासना की शत्रु है, इसको काट देती है। लेकिन हम लोग जो क्षुद्र व्यक्ति हैं, हम लोगों में क्या है, अभी कुछ कमी है, इसलिए जो है हम भोग वासना में ज़्यादा फंस जाते हैं, भोग विलास में फंस जाते हैं। हमको लगता है कि हम ये चीज़ ग्रहण कर लेंगे तो हम पूर्णत्व हो जाएंगे। इसी तरह की जो है ये बाकी एलिमेंट जो है वो इसी तरह का है। और जो अक्रिय गैस है वो पूर्णत्व ग्रहण किया हुआ, समझिए ये जो है एक सिद्ध योगी है, जो कि पूरा जीवन की फिलॉसफी को बहुत अच्छी तरह समझ चुका है, और उस ज्ञान को सिर्फ समझा नहीं, वो जीवन में अप्लाई भी कर रहा है और वह आनंदित भी हो रहा है। ये है आपका अक्रिय गैस। और जो बाकी एलिमेंट है उसमें कहीं ना कहीं उसको कुछ ना कुछ कमी लगता है। ठीक है, अब जैसे क्लोरीन हो गया, क्लोरीन के बाद बात कर लें सल्फर की, तो ये 16 होता है सल्फर का। अगर आप इसको देखिएगा तो सल्फर का 16 होता है, तो 2 8 6, 2 8 2 10 6 16, यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन है। 6 इलेक्ट्रॉन किसी को देने की बजाय यह 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करना चाहेगा, तो इसका ऑक्टेट पूरा हो जाएगा। और जो उधर जो भी दूसरा एलिमेंट रहेगा उससे 2 इलेक्ट्रॉन लेगा और ये क्या करेगा, रासायनिक संयोग करके कोई नया जो है यौगिक बना देगा, है ना। जैसे मान लीजिए पोटासियम की बात करते हैं, 19 है पोटासियम, इसको रखिएगा तो 2 8 2 10 8 18 1 19, यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन है। ये बाकी 7 इलेक्ट्रॉन गेन करना इसके लिए कठिन है, तो ये क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन का दान कर देगा, और इस तरह से जो भी एलिमेंट यहाँ होगा उसके साथ संयोग कर लेगा, और यह क्या करेगा, एक नया यौगिक बनाएगा, है ना, रासायनिक अभिक्रिया कर लेगा। ठीक है ना। जैसे मान लीजिए हम बात करते हैं जिंक का, तो जिंक हो गया Zn होता है 30। जिंक को जब आप सजाएंगे तो 2 8 10 8 18 8 26 4 30, यहाँ बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है। तो यह जो है अब 4 इलेक्ट्रॉन है, तो यह 4 देने की अपेक्षा, है ना, 4 लेना पसंद करेगा, और यहाँ पर जो है 4 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा। इस तरह से जिंक के साथ जो भी अगला एलिमेंट होगा उसके साथ संयोग करेगा। तो यह रासायनिक संयोग इस पर डिपेंड करता है कि उसके बाह्यतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है। अगर ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं कर रहा है तो वह रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेगा और रासायनिक अभिक्रिया करेगा। लेकिन अगर इनर्ट गैस हैं, आत्मज्ञानी सिद्ध योगी हैं, तो ये लोग जो है कोई अभिक्रिया नहीं करेगा, ये पूर्णत्व में है, एकदम अपने भगवान के साथ आत्मज्ञान, या जो आप कह सकते हैं शिवो अहम ब्रह्मास्मि, उसको जो है ये उपलब्ध होते हैं, और इसलिए ये जो है शांत होते हैं, एकदम सत्यचित। और सच में जो है मानव जीवन का सही जो अर्थ है वो इनको समझ में आता है, जो आपका इनर्ट गैस। इससे हम अपने जीवन को भी समझ सकते हैं। कहीं ना कहीं प्रकृति में कुछ चीज़ें ऐसी लगती है कि वो लगता है कि हमारे जीवन की ही फिलॉसफी कह रही है ना, जीवन का ही दर्शन कह रहा है, वैसा ही विज्ञान में भी हो जाता है। ये बड़ा अजीब ये लगता है। ठीक है, आज यही वीडियो को एंड करते हैं। धन्यवाद, स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।